हाँ, तो आज अपन लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिकली कार्डियोमायोपैथी। नाम से समझो क्या है कार्डियोमायोपैथी, मतलब क्या, कार्डियक के मसल में जो दिक्कतें आ रही होंगी उसी को अपन लोग क्या बोल रहे हैं, कार्डियोमायोपैथी। ये देखो, कार्डियक मसल का काम क्या होता है, एक तो उसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल आती है, उसकी वजह से फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो उसमें दो जगह दिक्कत आ सकती है, या तो सिग्नल नहीं आ रहा होगा मतलब इलेक्ट्रिकल डिसफंक्शन, या तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा होगा मतलब मैकेनिकल डिसफंक्शन। दोनों में से कुछ भी हुआ तो नेट नेट अपना फंक्शन ऑफ हार्ट खराब होगा, मतलब डिटोरिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ हार्ट। ये इंट्रोडक्शन है, याद नहीं करना, समझने के लिए कि कार्डियोमायोपैथी होता क्या है। मतलब क्या, कार्डियक के मसल में जो बीमारियां हो रही हैं उन सबको कलेक्शन को अपन लोग बोलते हैं कार्डियोमायोपैथीज, ठीक है ना। तो देखो, इसके दो टाइप्स होते हैं। एक ऐसी बीमारी जो सिर्फ आपको हार्ट में ही हो रही है, सिर्फ हार्ट के मसल्स को हो रही है, मतलब जो डिजीज़ है वो कन्फाइंड है हार्ट के मसल्स के लिए, तो उसको अपन लोग बोलेंगे प्राइमरी कार्डियोमायोपैथी। और ऐसा कि जैसे मान लो आपको बीमारी हो रखा है जिसके अंदर हार्ट का मसल इफेक्ट हो रहा है, एक पार्ट है उसका, अपने बॉडी में और भी दिक्कतें आ रही हैं प्लस हार्ट की मसल में भी दिक्कत हो रही है, तो उसको अपन लोग बोलेंगे सेकेंडरी कार्डियोमायोपैथी। वही यहाँ पे लिखा है कि अगर डिजीज़ पर्टिकुलरली हार्ट की ही हो रही है, मतलब क्या, जो कि डिजीज़ है वो हार्ट मसल तक ही कन्फाइंड है, तो उसको बोलेंगे प्राइमरी कार्डियोमायोपैथी। पर अगर डिजीज़ एक पार्ट है मल्टी सिस्टम डिजीज़ का, कि बहुत सारे पार्ट को अफेक्ट करिए इंक्लूडिंग हार्ट, तो डिजीज सिर्फ हार्ट के मसल में कन्फाइंड नहीं है, तो उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कार्डियोमायोपैथी, ठीक है ना। तो प्राइमरी कार्डियोमायोपैथी को समझने के लिए अपने को पहले नॉर्मल हार्ट समझना पड़ेगा। तो नॉर्मल हार्ट ऐसा है, ठीक है ना। अब नॉर्मल हार्ट में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं इसको देखो। ये वाला हार्ट नॉर्मल हार्ट से क्या अंदर दिख रहा है, फैला हुआ दिख रहा है, डायलेटेड दिख रहा है, और इसकी ब्लड वेसल्स की वॉल पतली दिख रही है ना, इसको याद रखना। तो इसको अपन लोग बोलते हैं डायलेटेड है, तो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, ठीक है ना। दूसरा देखो, दूसरे में देखो ब्लड वेसल की जो वॉल है ये मोटी हो गई है, मोटी दिख रही है ना, उसके कारण क्या हो रहा है, ये जो जगह है यहाँ पे जाने का ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है, आराम से जा नहीं पा रहा है ब्लड, तो इसको अपन लोग क्या बोलेंगे, ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। और तीसरे में देखो, तीसरा का जो ये हार्ट मसल था, इसमें अपन लोग ने हार्ट मसल को क्या कर दिया, काला कर दिया वॉल को, मतलब क्या, हार्ड हो चुकी है, तो उसको अपन लोग बोलेंगे रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। वो रिस्ट्रिक्टेड है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो इसलिए मतलब डायलेट करने के लिए, तो उसको अपन लोग बोलेंगे रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। तो नॉर्मल हार्ट मसल से कंपेयर किया, अगर वॉल पतली हो गई इसके कारण फैल चुकी है, तो उसको बोलेंगे डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। अगर वॉल मोटी हो गई है तो ल्यूमेन नैरो हो गया, तो उसको अपन लोग बोलेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। और अगर वॉल हार्ड हो चुकी है तो उसको अपन लोग बोलेंगे रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, ठीक है ना, रिस्ट्रिक्टेड है वो रिलैक्स करने से। सेकेंडरी कार्डियोमायोपैथी को याद कर लो, जरूरी तो अपना यही था, ये नाम के लिए है। तो इनका देखो, ये किन किन कारणों से हो सकती हैं, तो इनको तीन पार्ट में बांटा गया है। एक तो खाने से रिलेटेड होगा, इनटेक। दूसरा, उसके बाद अपना मेटाबॉलिज्म होता है ना, तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। और जो अपनी बॉडी को बना के रखता है कनेक्टिव टिश्यू, उनमें डिसऑर्डर, उनका एक पार्ट हो सकती है सेकेंडरी कार्डियोमायोपैथी, समझे ना। मतलब ये बीमारियाँ चल रही हैं, साथ में आपका हार्ट मसल भी अफेक्टेड है, ऐसा। तो खाने से क्या रिलेटेड किया है आप लोग, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, मतलब जैसे कि अल्कोहलिक कार्डियोमायोपैथी, या फिर विटामिन बी वन की डिफिशियंसी से होने वाली बेरी बेरी, ठीक है ना। तो ये आ गए उसके अंदर, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी के अंदर। दूसरा, ड्रग्स, तो ड्रग्स लेने से क्या क्या कार्डियोमायोपैथी हो सकती है। इसमें देखो चार ड्रग्स होते हैं ना, ए सी सी सीमेंट के बारे में सुने होगे ना। तो देखो, ए सी सी सीमेंट है, उसमें देखो ए से है एड्रियामाइसिन। अब देखो, माइसिन तो पता होगा ना, स्टेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, तो उससे बना लो एड्रियामाइसिन। फिर कैटिकोलामीन्स, ये तो पता है, इसके अंदर कौन आता है, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन। फिर साइक्लोफॉस्फामाइड, ये बहुत जगह काम भी आता है, तो साइकिल से याद कर लो साइक्लोफॉस्फामाइड। और मीटर याद आता है ना, तो इमेट्रिन। तो ये अपना ए सी सी सीमेंट है, एड्रियामाइसिन, कैटिकोलामीन, साइक्लोफॉस्फामाइड, इमेट्रिन। इस पर उतना मेहनत मत करना याद करने के लिए, बस सुन लो, अगर याद आ गया एग्जाम में तो लिख देना। याद अपने को मेनली प्राइमरी कार्डियोमायोपैथी करना है। दूसरा देखो, अब हम लोग खा लिए, खाना खा लिए, दवाई खा लिए, और जहर खा लो। जहर मतलब क्या, जैसे कि केमिकल्स, जैसे कि कोबाल्ट, लिथियम, ये सब अगर आ गया अपने खाने में तो दिक्कत हो सकता है। तो भाई, ये इसका इनटेक की वजह से अपने को कार्डियोमायोपैथी डेवलप होना ही सेकेंडरी के अंदर आता है। उसके अलावा क्या, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, जैसे कि स्टोरेज डिसऑर्डर दिखा, जैसे कि मान लो प्रोटीन अच्छे से स्टोर नहीं हो रहा तो क्या होगा, एमाइलॉइड डिपोजिशन हो जाता है, तो सिस्टमिक एमाइलोइडोसिस। आयरन डिपोजिशन का दिक्कत से क्या हो जाएगा, हीमेक्रोमेटोसिस, इसके स्टोरेज से रिलेटेड। और ग्लाइकोजन से रिलेटेड क्या हो जाएगा अपना, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर। सिंपल, तो प्रोटीन, आयरन और ग्लाइकोजन, सिस्टेमिक एमाइलोइडोसिस, हीमेक्रोमेटोसिस और ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज। और कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर में आप तो ये पढ़े हुए होंगे, सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस और रूमेटॉइड अर्थराइटिस, तो जानते हैं, सिंपल। तो देखो, क्लासिफिकेशन क्या हुआ, या तो आपको पर्टिकुलरली सिर्फ हार्ट मसल का इफेक्ट हो रहा है तो उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी कार्डियोमायोपैथी। और ऐसा जो कि मल्टी सिस्टम डिजीज है, उसका एक पार्ट हार्ट को अफेक्ट कर रहा है, तो उसको अपन लोग बोलेंगे सेकेंडरी कार्डियोमायोपैथी। तो सेकेंडरी कार्डियोमायोपैथी में अपने पास क्या था, खाने से रिलेटेड था, न्यूट्रिशनल, ड्रग्स और टॉक्सिन। फिर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर और कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर, सिंपल। तो न्यूट्रिशनल में क्या क्या आ गया, अल्कोहलिक और विटामिन बी वन डिफिशियंसी।
ड्रग्स के अंदर तो अपना ये याद करने का है, ACC वाला है, एड्रियोमाइसिन, कैटिकोलामीन, अपना साइक्लोफॉस्फामाइड और इमेट्रिन। जहर में अपना लिथियम और कोबाल्ट, कुली से याद कर लो, कोली। और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में अपना कौन कौन सा आ गया, जो कि स्टोरेज करने में दिक्कत है, ग्लाइकोजन को स्टोर करने में दिक्कत, तो ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज, प्रोटीन को स्टोर करने में दिक्कत तो सिस्टमिक अमाइलोइडोसिस, और आयरन को स्टोर करने में दिक्कत तो हीमोक्रोमेटोसिस। और कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर में रूमेटॉइड आर्थराइटिस। सिंपल। अब अपन लोग प्राइमरी को अच्छे से पढ़ते हैं। तो देखो, जब प्राइमरी को पढ़ने जा रहे हो ना, उसको जानने के पहले ये समझ लो कि हम लोग कितने पार्ट्स में पढ़ेंगे। हर मायोपैथी के अंदर ये देखेंगे कि किस कारण से हो रहा है, उस कारण से अंदर क्या पैथोजेनेसिस डेवलप हो रहा है, फिर उसके कारण बॉडी में क्या चेंजेस आ रही है, मतलब क्या ग्रॉस हुआ, और उसको जब माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहे हैं तो माइक्रोस्कोपी क्या होगी, और उस पैथोजेनेसिस के कारण क्या क्लिनिकल फीचर दिख रहा है। इस पार्ट्स में अपन लोग पढ़ेंगे क्या क्या होगा, कॉज, पैथोजेनेसिस, ग्रॉस, माइक्रोस्कोपी और क्लिनिकल फीचर। सिंपल। तो पहला अपन जो पढ़ने जा रहे हैं, जो सबसे कॉमन होता है, वो है अपना डायलेटेड वाला, ठीक है ना, जिसमें फैल जाता है। तो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी या फिर कंजेस्टिव कार्डियोमायोपैथी, ठीक है ना। तो डायलेटेड तो समझ में आ गया था, फैल गया था। कंजेस्टिव जो समझ में आता है, जब बहुत भीड़ हो जाती है ना वहाँ पे, उसी को अपन लोग बोलते हैं कंजेस्टिव कार्डियोमायोपैथी, समझे। तो यहाँ पे ब्लड बहुत भर गया ना, भीड़ हो गया उसका, तो उसको अपन लोग बोलेंगे कंजेस्टिव कार्डियोमायोपैथी, ठीक है। तो देखो, अपन लोग किस ऑर्डर में पढ़ने वाले थे, कॉज, पैथोजेनेसिस, ग्रॉस, माइक्रोस्कोपी और क्लिनिकल फीचर। तो देखो, कॉज समझते हैं। तो या तो आपका जेनेटिक कंडीशन है, ऑटोजोमल डोमिनेंट कंडीशन के कारण, कोई भी कारण जिसके कारण अपना कार्डियोमायोपैथी डेवलप हो रहा है, ब्लड वेसल अच्छे से सही नहीं है, फैल जाते हैं, मतलब बेसिकली फैमिलियल कॉज का मतलब क्या समझ रहे हो, कि ऐसी जेनेटिक प्रॉब्लम जिसकी वजह से अपना हार्ट मसल्स पतली बन रही है, तो अगर दीवार पतली हैं तो ये फैल जाएगी, तो इसलिए डायरेक्टेड कार्डियोमायोपैथी होगी। या फिर एक्वायर्ड कारण, तो एक्वायर्ड कारण में जो वहाँ पढ़ के आया हो ना, अपना सेकेंडरी कार्डियोमायोपैथी में, उन्हीं कारण को यहाँ पलटा दो। जैसे कि अल्कोहल, कैटिकोलामीन्स, कीमोथेरेपी एक्स्ट्रा है, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर में वही रिमेटॉइड आर्थराइटिस, सिस्टमिक स्क्लेरोसिस डाल दो, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर डाल दो, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर। अब तुम लोग बोलोगे कि भाई यहाँ पे भी वही डाले हो, यहाँ पे भी वही डाले हो, तो प्राइमरी और सेकेंडरी में अंतर क्या है। देखो, सेकेंडरी कार्डियोमायोपैथी में हम लोग इसको इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि ये देखो, ये अपनी बॉडी को अलग अलग जगह पे इफेक्ट कर रही होगी, इंक्लूडिंग हार्ट। पर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इनको लेने की वजह से सिर्फ अपना हार्ट खराब हो रहा हो, तो इसको अपन लोग किसके अंदर रख देते हैं, प्राइमरी कार्डियोमायोपैथी के अंदर, ठीक है ना। तो चलो अपना देखते हैं क्या क्या दिख रहा है इसमें। तो पहला अपना आ जाता है क्या, कॉज। तो कॉज में अपना आ जाता है फैमिलियल कॉज, और फैमिलियल कॉज और एक्वायर्ड कॉज, ठीक है ना। तो देखो, फैमिलियल कॉज में अपना कौन कौन सा आता है, ऑटोजोमल डोमिनेंट। एक्वायर्ड में वही जो पहले से रखे थे, जैसे कि अल्कोहल, एक्सेसिव कैटिकोलामीन्स, टॉक्सिन, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर और न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर, ठीक है ना। वही जो पढ़ के आए वहाँ पे अपन लोग। पैथोजेनेसिस समझो क्या हो रहा है बेसिकली। तो पैथोजेनेसिस में देखो, मैंने क्या बताया था डायग्राम में, क्या याद रखना है, पतला हो जा रहा है, दीवार अपना पतला हो जा रहा है, तो वही हो रहा है। क्या हो रहा है, थिनिंग ऑफ हार्ट चैम्बर्स। अब थिन हो गया तो बहुत सारा ब्लड फिल हो जाएगा अपने अंदर, तो हार्ट फिल हो जाता है ब्लड वेसल से, तो उसको अपन लोग बोलेंगे डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। सिंपल, ठीक है ना। तो अब हार्ट मसल थिन हो गई ना, तो अच्छे से पंप भी नहीं कर पाती हैं, तो दो चीज़ दिख रही है, एक तो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, साथ में क्या हो रहा है, डिमिनिश्ड एबिलिटी ऑफ हार्ट टू पंपिंग, ठीक है ना, तो डिमिनिश्ड पंपिंग एक्टिविटी ऑफ हार्ट। तो क्या दिक्कत आ रहा है, अब देखो हम लोग किस ऑर्डर में पढ़ रहे थे, कॉज और पैथोजेनेसिस क्या हो रहा है, और पैथोजेनेसिस के अंदर एक चीज़ और होता है, दिक्कत क्या आ रही है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है ना मसल, तो ये दिक्कत हो जाएगा सिस्टोलिक डिसफंक्शन का। देखो, पहले इसको भी पढ़ लो, इसको पढ़ने में नया नया लग रहा होगा, पर जब हम लोग फिर ये नेक्स्ट और ये दोनों जब पढ़ेंगे ना, तो कंपेयर करके पढ़ेंगे तो याद होता जाएगा आसानी से। तो देखो, पैथोजेनेसिस समझ में आया, इसमें क्या है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी और डिमिनिश्ड पंपिंग एक्टिविटी ऑफ हार्ट। डिसफंक्शन देखे तो क्या है, सिस्टोलिक डिसफंक्शन, ठीक है ना। अब देखो, उसका तो अपन लोग को क्या देखना है, ग्रॉस। तो देखो ग्रॉस में क्या दिख रहा है, इसमें एक फैला हुआ दिखता है, ये सिंपल सी बात है, ग्लोबुलर अपीयरेंस पाया जाता है, मैंने बलून बना दिया, ग्लोबुलर अपीयरेंस। तो डायलेशन ऑफ ऑल फोर चैम्बर, उसको अपन बोलते हैं ग्लोबुलर अपीयरेंस। और प्रेजेंस ऑफ म्यूरल थ्रोम्बस, मैं बताया था ना, ऐसा थ्रोम्बस जो कि ब्लड वेसल से अटैच हो, उसको अपन लोग बोलते हैं म्यूरल थ्रोम्बस। वहाँ पे भी पढ़ के आए थे अपन लोग अभी, किस में, ये एन्यूरिज्म के अंदर ये म्यूरल थ्रोम्बस पढ़ के आए थे ना, तो वही डेवलपमेंट ऑफ म्यूरल थ्रोम्बस। तो ग्रॉस में अपने को दो दिखा, एक तो ग्लोबुलर अपीयरेंस और ये म्यूरल थ्रोम्बस। माइक्रोस्कोपी देखो, डायग्राम को देखो, अपन लोग का देखो, ये बेसिकली कार्डियोमायोपैथी है ना, मायोकार्डियम को अफेक्ट कर रहा होगा, साथ में एंडोकार्डियम अटैच है, तो उसमें भी कुछ कुछ दिक्कत आ रही होगी। तो देखो, एंडोकार्डियम में हो रहा है एंडोकार्डियल फाइब्रोसिस, यहाँ पे फाइबर ज़्यादा दिख रहा है ना, फाइब्रोसिस, साथ में एंडोकार्डियम के नीचे स्कार दिख रहा है ना, तो सब एंडोकार्डियल स्कार, ठीक है ना। फिर मायोकार्डियम में देखो, तो मायोकार्डियम की जो मसल्स हैं उसमें क्या हो जा रहा है, अपना हाइपरट्रोफी हो सकता है, कुछ मसल्स का हाइपरट्रोफी हो जाएगा, कुछ का एट्रोफी हो जाएगा, और लास्ट में इसके नीचे जो इंटरस्टिशियम है उसमें फाइब्रोसिस दिख रहा है। सिंपल, तो नेट नेट सब जगह फाइबर ही बढ़ा रहे हैं अपन लोग। एंडोकार्डियम में फाइबर बढ़ा दिए, उसके नीचे स्कार लगा दिए, फिर मायोकार्डियम में अपन लोग ने क्या कर दिया, कुछ का हाइपरट्रोफी करा दिया, कुछ का एट्रोफी करा दिया, और नीचे फाइब्रोसिस करा दिया। सिंपल, ये माइक्रोस्कोपी हो गया, ठीक है ना। लास्ट में अपन लोग को क्या देखना था, क्लिनिकल फीचर। तो देखो,
धीरे धीरे इकट्ठे नहीं हो जाता है कार्डियोमायोपैथी, धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है। तो ये स्लोली प्रोग्रेसिव कंडीशन होती है, धीरे धीरे ब्लड सप्लाई घटेगा तो ऑक्सीजन सप्लाई घटेगा, तो अपने को क्या हो रहा होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, और अपन लोग एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे होंगे, सिंपल। तो ये अपना डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, इसको अभी रिवाइज नहीं करते हैं, पहले हाइपरट्रॉफिक पढ़ते हैं, साथ साथ में कंपेयर करके रिवाइज करते चलेंगे, ठीक है ना। तो चलो हाइपरट्रॉफिक, ये इसका दूसरा नाम क्या था, डायलेटेड का कंजेस्टिव कार्डियोमायोपैथी। हाइपरट्रोफिक का दूसरा नाम होता है ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। क्यों, देखो जो ये ब्लड वेसल है ना, इनकी हाइपरट्रोफी हो गई, तो ये हाइपरट्रोफी हो गई तो रास्ता जाना ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, इसलिए इसका नाम ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी है, सिंपल। तो देखो इसका दूसरा नाम क्या हो गया, ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। इसका कॉज क्या है, इसका जनरली क्या होता है, जेनेटिक का कॉज होता है। क्या होता है, ऐसे जेनेटिक ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन जो किसको अफेक्ट कर रही है, जिसमें म्यूटेशन हो जा रहा है सार्कोमियर प्रोटीन का। सार्कोमियर मतलब पता है आपको, पसंद मसल को अपन लोग सार्कोमियर कहते हैं, तो उसके प्रोटीन में दिक्कत आ गई, तो नॉर्मल जो पतले प्रोटीन बनते थे अब वो मोटे प्रोटीन बनने लगे, तो उसको अपन लोग बोलेंगे म्यूटेशन सार्कोमियर प्रोटीन। सार्कोमियर प्रोटीन का कुछ कुछ नाम लिखा हो यहाँ पे, उसको मत याद करना, पर एटलीस्ट ये समझ लो कि जेनेटिक इनहेरिटेंस है, जिसके कारण क्या म्यूटेशन हो जा रहा है सार्कोमियर प्रोटीन का, सिंपल। उसका कॉज क्या था, उसमें कॉज अपन लोग पुराने वाले ही डाल दे रहे थे। क्या क्या कॉज डाल दे रहे थे, जैसे न्यूट्रिशनल, ड्रग, टॉक्सिन जो ले रहे थे, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, उसी को डाल दिए थे, सिंपल। एक्स्ट्रा बस ये याद किए थे, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, सिंपल। तो देखो अपना ये हो गया। अब पैथोजेनेसिस समझते हैं, तो उसका पैथोजेनेसिस उसका पैथोजेनेसिस में क्या था, बेसिकली अपना थिनिंग हो जाता है हार्ट वेसल्स का, जिसके कारण सारे चैम्बर्स डायलेट हो गए, तो इसलिए डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, और थिनिंग हो गया तो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, मतलब डिमिनिश्ड पंपिंग एक्टिविटी। इसका पैथोजेनेसिस में क्या है, जेनेटिक म्यूटेशन हुआ तो एबनॉर्मल सार्कोमियर प्रोटीन बना, तो एबनॉर्मल सार्कोमियर प्रोटीन मतलब क्या, मोटे वाले प्रोटीन्स, तो थिकनिंग हो गया चैम्बर का, तो इसलिए ब्लड आराम से पास नहीं कर पा रहा है, तो उसके कारण ये देखो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा था अच्छे से, तो इसलिए ये सिस्टोलिक डिसफंक्शन होता है, जबकि ये अच्छे से रिलैक्स ही नहीं कर पाएगा, जगह ही नहीं है फैलने का, तो ये इसका कौन सा डिसफंक्शन हो जाएगा, डायस्टोलिक डिसफंक्शन। आराम से रिलैक्स ही नहीं पड़, जगह ही नहीं बन रहा है ब्लड को अपना फील होने का, क्योंकि पूरा जगह तो कौन ले लिया है, अपना चैम्बर से ले लिए हैं, सिंपल। अब ग्रॉस देखते हैं, तो ग्रॉस में क्या हो रहा है, हाइपरट्रोफी हो रहा है ना, तो हाइपरट्रोफी एक बराबर नहीं है, ये रियल वर्ल्ड के हिसाब से सबको बराबर नहीं मिलता है, अलग अलग मिलता है, एसिमेट्रिक है। तो एट्रियस ज़्यादा कहाँ पे हो रहा होगा, वेंट्रिकल्स में, और वेंट्रिकल में भी किस में ज़्यादा हो रहा होगा, जो देखो जैसे मान लो वेंट्रिकल्स है, ठीक है ना, तो ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में ज़्यादा होगा, फ्री वॉल्स में कम हो रहा होगा, तो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में ज़्यादा पाया जाएगा। तो जब अपन लोग काट के देखेंगे ना, तो अपने जो कैविटी दिखेगी ना, वेंट्रिकल कैविटी, वो बनाना लाइक कॉन्फ़िगरेशन दिख रही होगी, मतलब समझ में आया। देखो जैसे मान लो ये वॉल ऐसे काट के देखे, तो ये जो वॉल है ये मोटी हो चुकी होगी, साइड वाली मोटी हो चुकी होगी, तो बीच का जो जगह है एकदम पतला सा बचेगा, बनाना शेप का, इसलिए अपना बनाना लाइक कॉन्फ़िगरेशन बोल रहे हैं। तो अब देखो लेफ्ट वेंट्रिकल जो अपना सबसे मेन अफेक्टेड पार्ट है, वेंट्रिकल्स ही है, उसमें भी लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे बड़ा एरिया होता है, तो उसका आउटफ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, या स्ट्रक्टिव लिखा हूँ मैं, ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, ठीक है ना। चलो ये हो गया, तो इसका ग्रॉस हुआ, उसका ग्रॉस को कंपेयर करो, तो उसके ग्रॉस में अपने को दो फोटो दिख रहा था, क्या क्या दिख रहा था अपने को, एक तो ये ग्लोबुलर अपीयरेंस और साथ में म्यूरल थ्रोम्बस, ठीक है ना। माइक्रोस्कोपी पे जाते हैं, तो उसके माइक्रोस्कोपी में हम लोग ने एंडोकार्डियम और मायोकार्डियम को कंपेयर किया था। एंडोकार्डियम मायोकार्डियम में क्या फाइब्रोसिस ही कराए थे, फाइब्रोसिस इसका, फिर इसका साइज बढ़ा दे रहे थे, फाइब्रोसिस। इसके माइक्रोस्कोपी में क्या हो रहा है, देखो बेसिकली हाइपरट्रोफिक है ना, इसका नाम क्या है, हाइपरट्रोफिक का पहले वाले का नाम क्या था, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, क्यों, क्योंकि फैल गया है चैम्बर्स। दूसरे वाले का नाम क्या है, हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, क्यों, क्योंकि चैम्बर्स के वॉल्स मोटे हो गए, हाइपरट्रोफिड हो गए हैं, ठीक है ना। तो देखो हाइपरट्रोफी हो गए, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है अपने को, हाँ सेल्स जो हैं वो नॉर्मली सेल्स ऐसे होते हैं, पर डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में हाइपरट्रोफी हो गया ना, तो हर एक सेल का हाइपरट्रोफी हो गया, और न्यूक्लियाई भी प्रोमिनेंट दिखता है, ठीक है ना। और नॉर्मली अरेंजमेंट कैसा होता है, पैरेलल, पर डायलेटेड में कैसा दिखता है, हैप हजार्ड अरेंजमेंट, मतलब देखो बड़े बड़े हो गए एक दूसरे में घुसते जाएंगे, तो वही मायोकार्डियल फाइबर जो है इरेगुलरली अरेंज हो जाते हैं, सिंपल। तो ये हुआ अपना काम इसका माइक्रोस्कोपी, समझे। तो अपन लोग कॉज समझ लिए कंपेयर करके, पैथोजेनेसिस सेल समझ लिए कंपेयर करके, डिसफंक्शन इसमें सिस्टोलिक डिसफंक्शन होता है, इसमें डायस्टोलिक डिसफंक्शन हो रहा था। इसके ग्रॉस में अपने को दो फोटो दिख रहा था, ग्लोबुलर और म्यूरल थ्रोम्बस, इसके ग्रॉस में अपने को बनाना लाइक कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है। इसके माइक्रोस्कोपी में एंडोकार्डियम का फाइब्रोसिस कर दो, मायोकार्डियम में भी वही फाइब्रोसिस कर दो, हाइपरट्रोफी करा दो। इसमें क्या है बेसिकली, है पजाड अरेंजमेंट और उनके सेल्स के बारे में समझ लो। क्लिनिकल फीचर देखें तो क्लिनिकल फीचर उसमें बेसिकली दिख जाता था, धीरे धीरे जाके आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और पुअर एक्सरसाइज टॉलरेंस, ये दिखता नहीं है, जनरली एसिम्प्टोमेटिक ही होता है। पर अगर ये मैनिफेस्ट करेगा ना, तो तभी करेगा जब और सब कंडीशन भी हो, जैसे कि एंजाइना, कंजस्टिव हार्ट फेलियर, डिस्पनिया, इन सब के साथ दिखता है ये, ठीक है ना।
चलो, तो ये अपना हाइपरट्रोफी कार्डियोमायोपैथी हो गया। फिर अपना क्या आता है, रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, तीसरा। इसमें क्या हो रहा था, वो डायग्राम से समझ में आ रहा है, हार्ड अपना जो मसल है ये हार्ड हो गई है एकदम, अपना कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स अच्छे से कर नहीं पा रही है। तो कारण क्या होंगे, ऐसे कारण जिनके कारण अपने वॉल की इलास्टिसिटी लूज हो गई, ठीक है ना। जैसे कि इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म पहले से ही खराब है, चलो ये तो समझ में आ गया, ये तो इसी की तरह है। यहाँ पे जेनेटिक इशू आ रहा था ना हाइपरट्रोफी वाले में, वैसे ही इसमें भी जेनेटिक इशू आ रहा है। दूसरा क्या है, कैंसर रिलेटेड कारण हो सकते हैं, जैसे कि रेडिएशन के कारण फाइब्रोसिस हो गया या फिर ट्यूमर में डेवलप हो गया, तो उस कारण से वो हार्ड हो गई है, ठीक है। और ओसिस रिलेटेड, जिनके अंत में ओसिस आ रहा है, जैसे सार्कोइडोसिस और अमाइलोइडोसिस, ये कारण हो जाएंगे, ठीक है ना, रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी के। तो कंपेयर करते हैं फिर से कारण, तो इनके कारण क्या थे, वही सेकेंडरी कार्डियोमायोपैथी वाले। इससे कारण क्या था, जेनेटिक म्यूटेशन, जिसमें सार्कोमिया प्रोटीन एबनॉर्मल हाइपरट्रोफी वाला बन रहा था। इसका कारण क्या होगा, जिनके कारण अपना इलास्टिसिटी लूज हो रही है, जिसमें एक तो जेनेटिक हो गया और एक तो ट्यूमर वाला रिलेटेड हो गया, एक ओसिस हो गया। अब पैथोजेनेसिस समझते हैं क्या हो रहा है। वेंट्रिकल की वॉल रिजिड हो गई है, अब रिजिड हो गई मतलब क्या, रिलैक्स नहीं कर पाएंगी। तो रिलैक्स नहीं कर पाएंगी तो अच्छे से उसमें जगह ही नहीं होगा, तो फील कैसे होगा, तो इम्पेयर्ड फीलिंग ऑफ हार्ट होगा। तो अगर ये, अब मान लो देखो ये चैम्बर है अपना, ये अच्छे से भर नहीं पाया, तो ब्लड ऊपर भरने लग जाएगा, मतलब क्या, एट्रिया का डायलेशन लग जाएगा, तो बाई एट्रियल डायलेशन कहते हैं उसको, दोनों साइड का एट्रियल डायलेट होने लग जाएगा, उसको अपन लोग बोलेंगे एट्रियल फिब्रिलेशन। उसके कारण एट्रियल फिब्रिलेशन हो रहा होगा। फिब्रिलेशन समझ में आया, वहाँ की फाइबर्स एबनॉर्मल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगी, किसके लिए, अपना इम्पल्स जो होगा ना इरेगुलर प्रोड्यूस होगा, तो इसलिए फ्लटर प्रोड्यूस होगा अपना, कभी हार्ट, कभी एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कभी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एक तरीके से अरिदमिया समझ लो, उससे रिलेटेड होता है फिब्रिलेशन। इतना समझ लो कि ये डायलेट हो रहा है ना, उसके कारण अपना हार्ट रेट का रिदम बदल रहा होगा, सिंपल। तो देखो पहले तो ये रिजिड था, तो रिलैक्स नहीं कर पाया वॉल्स रिलैक्स नहीं कर पाया, तो फीलिंग नहीं हुआ, तो फीलिंग नहीं हुआ तो ऊपर वाला फील हुआ, मतलब क्या, एट्रिया फीलिंग हुआ तो एट्रियल फिब्रिलेशन हुआ, ठीक है। साथ में ऊपर वाले एरिया में ट्रैफिक जमते जाएगा ना, अब यहाँ पे आप भर नहीं पा रहे हो तो पीछे एरिया अपना ट्रैफिक जमते जाएगा, तो अपस्ट्रीम वीनस के पाथवे में कंजेशन आ गया, तो उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, पल्मोनरी कंजेशन, जिसके कारण फिर धीरे धीरे जाके क्या हो जाएगा, हार्ट फेलियर हो जाएगा, अपने को काम नहीं चलेगा। तो इसका पैथोजेनेसिस हुआ। इसका पैथोजेनेसिस क्या था, बेसिकली पतले थे, थिन आउट चैम्बर्स थे, जिसके कारण ये अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा था, पंपिंग एक्टिविटी घटी हुई थी और डायलेटेड था। इसका पैथोजेनेसिस क्या था, इसमें वॉल्स मोटे हो गए तो पाथवे घट गया ब्लड का जाने का, तो इसलिए ऑब्स्ट्रक्टिव कहते हैं इसको। इसका पाथवे क्या हुआ, बेसिकली एबनॉर्मल इसमें अच्छे से रिलैक्स नहीं कर पा रहा है, तो फीलिंग हो जा रहा है हार्ट का, तो ऊपर पूरा ट्रैफिक जमते जा रहा है और साथ में नीचे एट्रिया का फिब्रिलेशन हो जा रहा है। ग्रॉस देखें तो सिंपल सी बात है, मायोकार्डियम फर्म हो गया अपना, और वेंट्रिकल्स और कैविटी में कोई दिक्कत नहीं है, मेन दिक्कत वेंट्रिकल मायोकार्डियम में ही है, वो अपना हार्ड हो गया। माइक्रोस्कोपी देखें तो इसका माइक्रोस्कोपी में क्या है, वही हार्ड हार्ड चीज़ दिख रही होंगी, पैची डिफ्यूज इंटरस्टिशियम फाइब्रोसिस दिख रहा होगा, ठीक है ना। इसके माइक्रोस्कोपी में क्या था अपना, म्यूरल थ्रोम्बस और ग्लोबुलर अपीयरेंस। इसके में क्या क्या दिख रहा था, सेल्स को अपन लोग बड़ा कर दिए थे, उसका हैप्लोइड अरेंजमेंट। इसके माइक्रोस्कोपी में क्या देखे अपन लोग, बेसिकली हार्डनिंग कर देना है, मतलब एक्सटेंसिव फाइब्रोसिस करा दो ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स ना कर पाए, उसमें बेसिकली इलास्टिसिटी लूज हो जाए, और क्लिनिकल फीचर उसके तरह ही है, सेम है, ठीक है ना। तो देखो क्लिनिकल केस उठा, तो अपन लोग समझ गए कार्डियोमायोपैथी बेसिकली मसल, कार्डियक के मसल का दिक्कत हो रहा है, इसको दो पार्ट में बांटे, प्राइमरी और सेकेंडरी। और प्राइमरी वाले को अपन लोग ने कैसे पढ़ा, पहले कॉज समझे, फिर उसका पैथोजेनेसिस देखे, फिर क्या डिस्फंक्शन हुआ, क्रॉस देखे, और माइक्रोस्कोपी। सिमिलरली इसमें भी कॉज, पैथोजेनेसिस, क्या डिस्फंक्शन हुआ, और अपना ग्रॉस और माइक्रोस्कोपी, इसमें भी सिमिलर था। क्लिनिकल केस देखें तो ऐसा है, एक 32 ईयर ओल्ड मैन है, उसमें उसको क्या प्रोग्रेसिवली वो क्या बता रहा है, इंक्रीजिंग ब्रीथलेसनेस, सांस नहीं ले पा रहा है, ठीक है, ऑन एक्सर्शन, ठीक है, बट नाउ इवन एट रेस्ट लेने पे ठीक हो जा रहा है। अब देखो उसको ऑर्थोपनिया और सांस नहीं ले पा रहा है, ज़्यादा धीरे धीरे सांस ले पा रहा है, नॉक्टर्नल डिस्पनिया, रात रात में सांस नहीं ले पाता, स्वेलिंग ऑफ बोथ फील, मतलब एडिमा हो रहा है, ठीक है ना, हार्ट फेलियर की तरफ ये इशारा कर रहा है। जब एग्जामिन किए तो उसका ये पल्स 104 और बीपी 170 आ रहा है, ठीक है, लो बीपी दिख रहा है, विथ रेस्ड जेवीपी, बायलेटरल बेजल क्रेप्टेशन, पेडल एडेमा और डिस्प्लेस्ड एपेक्स बीट। एपेक्स बीट क्या बता रहा है, अरिदमिया की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है ना। साथ में इकोकार्डियोग्राफी क्या बता रहा है, डायलेशन ऑफ ऑल 4 कार्डियक चैम्बर। डायलेशन ऑफ ऑल 4 कार्डियक चैम्बर क्या बताएगा, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। तो इतना ज्ञान ना पढ़ के आपको सिर्फ एक चीज़ देखना है, क्या, डायलेशन ऑफ ऑल 4 कार्डिक चैम्बर। तो उसकी वजह से अपने को क्या पता चल जाएगा कि डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है, और उसकी वजह से फिर आप पूरा सॉल्व कर लो, सिंपल।